हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं अमित यादव चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी की तरफ से, और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीटेट का फर्स्ट पेपर, जिसका सेट कोड पेपर कोड है जे। आप सभी लोग इसके कोड के हिसाब से, आपके कोड अगर अलग हैं तो आप अपना सॉल्व जो है उसमें क्वेश्चन वाइज देख लीजिएगा। हम जे पेपर को सॉल्व कराने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सीटेट जो हमारा अभी प्रीवियस कल हुआ है, मैथ सॉल्व कराने जा रहे हैं। सेट जे पेपर कोड है हमारा, और सभी लोग, जिन लोगों का कोड जे है वो तो डायरेक्ट मिलाएंगे, और जिन लोगों का कोड जे नहीं है वो लोग अपने अपने कोड के क्वेश्चन को यहाँ से मैच करेंगे और अपने आंसर को सॉल्व में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है 31 नंबर से। 31 नंबर से इसमें कहा जा रहा है 16 लीटर बाल्टी पूर्ण रूप से भरी हुई है। कोई एक बाल्टी है, कोई एक बाल्टी है जो कि 16 लीटर बिल्कुल फुल भरी हुई है। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है कि 16 लीटर भरी हुई है। फिर कह रहा है इस बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में समस्त पानी को एक मग द्वारा, कोई एक मग है, कोई एक मग है, इस मग के द्वारा हमें क्या करना है, इसका पानी निकालना है। और ये कहा जा रहा है कि 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता बताएं। आप बताएं, इस बाल्टी के पानी को 50 बार इस मग से निकाल दिया जाता है, तो 50 बार इसमें जितना पानी आएगा, और इसकी जो खुद की क्षमता है वो पूछी जा रही है कि इसकी क्षमता क्या है। टोटल इसमें जो है वो 16 लीटर है, 16 लीटर है इसमें। तो 16 लीटर पानी को अगर ये 50 बार में मग निकालता है तो 16 लीटर को 50 टुकड़े कर रहा है ना, ये 50 टुकड़ों में निकाल रहा है। एक टुकड़ा इसकी क्षमता बनेगी। इस बाल्टी के 50 टुकड़े पानी का एक टुकड़ा ये मग बनेगा। तो 16 लीटर में कितना होता है, 16,000, या फिर आप समझना चाहें तो आप अलग अलग देख सकते हैं। 16 लीटर और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। 1000 डिवाइड बाइड 50। 50 से क्यों किया हमने, क्योंकि 50 बार मग से निकाला गया है। 50 से 20 टाइम, तो 16 का डबल 32, 320। इसकी क्षमता कितनी आ गई, 320 ml। अगला क्वेश्चन है 17,863 को पाने के लिए 8008, 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना पड़ेगा। 32 नंबर क्वेश्चन। बत्तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17,863 पाने के लिए 8008, सबसे पहले तो एक योग करना है जो 8008 है, 8088 है और 8808 है। इसके योग को पहले करना है, और कह रहा है कि 17,863 पाने के लिए के योग में से क्या घटाना पड़ेगा। तो पहले हम इनका योग कर लेते हैं। 8 16 24 का 4 बचा 2, 8 और 2 10 का 0, 8 और 2 10 का 0, बचा 1, 8 और 1 9, और 8 3 24। कितना आया, 24,904। और चाहिए कितना, 17,863। तो यहाँ से अगर हम 17,863 घटा दें तो पता लग जाएगा कि डिफरेंस क्या है। तो 14 में से 1 गया, 9, 9 में से 6 गया, सॉरी 4 में से 3 गया, 1, 10 में से 6 गया, 4, 8 में से 8 गया, 0, 14 में से 7 गया, 7। तो आंसर कितना आएगा, 7,041। यही हमारा आंसर है, 7,041। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिसमें आपसे मारिया और शाहनवाज के बारे में एक ग्राफ दिया गया है। इनके प्राप्तांकों के बारे में ग्राफ दिया गया है, उसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा कथन इनमें से सही है, उसको पहचानना है। पहला हमसे कहा गया है अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान,
हिंदी, विज्ञान और मारिया के बारे में बताया गया है। कोई मारिया स्टूडेंट हैं और कोई शहनाज हैं, नाम बहुत अच्छे हैं इन लोगों के। अब अंग्रेजी में इनको मिला है 74, गणित में मिला है 88, 65, 73 और 90। इनको मिले हैं 81, 78, 77, 72 और 82। तो इसमें से देखो आपको कुछ लाइनें बोलूँगा मैं, उन लाइनों में से ये पता करना है कि कौन सी इनके इस चार्ट के हिसाब से, इन कथनों के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। चेक करते हैं भाई, यहाँ तो कम है मारिया के, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ देखो ज़्यादा लिए हैं, यहाँ इसने क्या लिए हैं, ज़्यादा लिए हैं। एक तो ये हो गया, इसको हम राउंड कर लेते हैं, एक जगह तो ज़्यादा मिल गए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 82 से ये वाला ज़्यादा निकल कर आ गया, ठीक है, तो ये भी ज़्यादा है। 72 से 73 ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि मारिया जो है शहनाज से 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त करती है, लेकिन यहाँ 3 आ गए तो बात गलत हो जाती है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता है। जो कथन सत्य बैठेगा चेक कर लेंगे। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के प्राप्तांक से अधिक हैं। गणित और विज्ञान, तो भाई गणित में अगर हम देखें तो इसका 78 है, गणित में है 78 शहनाज का, और कह रहा है गणित और विज्ञान में शहनाज का कुल प्राप्तांक, और इसमें कितना है 8 2 10, 7 8 15 और 1 16। थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, कोल्ड है, ध्यान से देखिए। 8 और 2 10, 10 का 0, 8 और 2 10, 10 का 0 बचा 1, 7 8 15 और 1 16। तो यहाँ पर इसको कितना मिला है शहनाज को 160, और इन्हीं विषय में मारिया के अंकों से वो अधिक है, तो देख लेते हैं चेक करके। इसको मिला है 88 और इसको यहाँ पे मिला है 90। ये 8 9 और 8 17 गलत है। शहनाज को अधिक नहीं मिला है बल्कि मारिया को अधिक मिला है, तो ये वाला कथन भी हमारा गलत साबित होता है। गलत साबित होता है। तीसरा कह रहा है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं, तो चेक कर लेते हैं भाई किसको कितना मिला है टोटल। 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 0 0 बचा 2, 7 8 15, 6 21, 21 7 28, 28 और 9 37, 37 और 2 39। इसको मिला है 390। और इसको देख लेते हैं 8 1 9, 1 और 8 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 2 20 का 0 बचा 2, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 7 29, 29 और 8 37, 37 और 2 39। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है कि मारिया के कुल मार्क और शहनाज के कुल मार्क मतलब पूरे प्राप्तांक जो हैं वो इक्वल है, बराबर हैं, जो कि आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि स्टार्टिंग में यह क्वेश्चन नंबर है 34, और कह रहा है कि पहले 2 किलोमीटर की यात्रा जो है वो 50 रुपये भाड़ा देता है, भाड़ा रुपये 50 देता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा देता है। मतलब इसके बाद 1 किलोमीटर अगर जाएगा तो 16 रुपये भाड़ा देना होगा पर किलोमीटर के हिसाब से। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा 258 रुपये में की, 258 रुपये में की। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? भाई इसके जो खर्च हुए हैं 258 हुए हैं, तो पहले ये सोचिए, पहले तो वो 2 किलोमीटर चली होगी और 2 किलोमीटर के कितने रुपए दिए होंगे इसने? 50। तो 50 रुपए तो इसने 2 किलोमीटर के दिए, बचा और किराया कितना?
208 208 फिर हर किलोमीटर के हिसाब से 16 रुपए दिए इसने, तो 16 रुपए के हिसाब से आखिर 208 किराया बना, तो 16 से भाग करेंगे तो किलोमीटर आ जाएगा। 16 से एक बार में 16 और 3 बार में 48, तो 13 किलोमीटर का किराया 16 रुपए करके दिया है और 2 किलोमीटर का किराया 50 रुपए करके दिया है। तो टोटल दूरी कितनी है? 13 और 2 15 किलोमीटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जो है पेडागोजी से है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन सा आंसर सही है और क्यों है। क्वेश्चन ये कह रहा है, 4 कंडीशन दी गई हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 5 और परिमाप 30 है। कोई एक आयत है, इसमें कहा गया एक भुजा 5, मान लीजिए कोई एक भुजा जो है वो 5 है और टोटल परिमाप जो है वो 30 है। टोटल परिमाप 30 है, हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, निकालोगे भी तो आप देखोगे ये 10 और 10 निकल के आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। एक तो ये कहा गया है। फिर कह रहा उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। संख्याओं का समुच्चय निकालना है जिनका माध्य 4 है। सी लाइन कह रही है कि 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आप आराम से बना सकते हैं, ये भी आप आराम से निकाल सकते हैं और ये भी आप आराम से बना सकते हैं कि 0 से 8 तक के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें तो 2 से शुरुआत होती है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। बताइए सूची बन गई नहीं बन गई? बताइए आंसर 10 मिल गया नहीं मिल गया? अब उन संख्याओं के समुच्चय ज्ञात करें जिनका माध्य 4 है, कितनी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है आप मुझे दीजिए। आयत के बारे में जो भी जानकारी है मुझे दीजिए। पता नहीं कौन कौन सी जानकारी देंगे इस क्वेश्चन 4 वाले में। और लास्ट वाले में आप देख रहे हैं कंफर्म चीज नहीं है, लेकिन ए वाला ऑप्शन जो है ये वाला, और जो ये सी वाला ऑप्शन है, ये हमारे जो है ये बंद सिरे वाले आंसर हैं, और बी और डी वाले जो हैं, और बी और डी वाले जो है वो मुक्त सिरे वाले आंसर हैं। तो इसमें ये हो जाएगा ए व सी बंद सिरे वाले आंसर हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले आंसर हैं, मुक्त सिरे वाले। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? हमें बताना है कि कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। सी-टेट का एग्जाम देते समय हम किस क्वेश्चन को आंसर देंगे ये ढूंढना जरूरी नहीं होता है, किसको आंसर नहीं देंगे ये पता करना जरूरी होता है, तब सही विकल्प की तरफ हम पहुंच जाते हैं। अब देखिए, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? पहले कह रहा खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। सामने किताब रख के परीक्षा कहाँ होती है? बचना चाहिए। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, एक हद तक सही है। भ्रांति को रोकने के सी-टेट की एक और खासियत होती है कि आप आंसर तो देते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे सुपर आंसर कौन सा होता है कभी कभी वो भी हमें बताना होता है। जरूरी नहीं है कि ऑप्शन सभी गलत हों, उनमें से सभी ऑप्शन सही भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे सटीक और सबसे सुपर कौन सा ऑप्शन है ये भी कभी कभी देखने की आवश्यकता होती है। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी प्रश्न से बच्चों को बचने का तरीका तो कभी सिखाना ही नहीं चाहिए। अब रह गया संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल कि अंतर्दर्शी आपके अंदर एक ज्ञान भटकना चाहिए, पैदा होना चाहिए। तो यही हमारा ऑप्शन सही है 36 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कहा संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि, संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
रोहित ने अनुभव किया कि एक वर्ग, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? अब देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि रोहित ने अनुभव किया कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज है, हो सकता है भाई समचतुर्भुज सभी भुजाएं समान, वर्ग की भी सभी भुजाएं समान, और एक आयत। अब आयत का जो रिलेशन दिखाया जाता है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी चीज को निरूपित किया जाए तो हम उसके संबंध, अभी मैं जो चर्चा करूंगा वो किस पे करूंगा ये आपको फील करना है। मैं कुछ बातें बताता हूं। चतुर्भुज में तो ये आई जाते हैं सभी, साथ में ये वर्ग है और आयत है। इसकी खासियत ये है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं वो वर्ग कहलाता है। क्या इसकी चारों भुजाएं कभी समान हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये आयत है और आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो ये आयत तो नहीं हो सकता है। लेकिन वर्ग होने के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास चारों भुजाएं समान हैं तो आप वर्ग हैं, तो वो तो इसके पास नहीं है। लेकिन इसको होने के लिए, रेक्टेंगल आयत होने के लिए, ये एक शर्त होती है कि आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। तो देखो, क्या इसकी आमने सामने की भुजाएं समान है? कहोगे हैं। आमने सामने की भुजाएं समान हैं, सभी समान है, तो क्या हुआ? इसकी जो शर्त थी कि आमने सामने की समान होनी चाहिए, तो आमने सामने की समान, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो चतुर्भुज आयत हो सकता है। अब बताइए, इस कहानी में मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने सिर्फ संबंध दिखाया इसका, और कुछ नहीं दिखाया। मैंने आपको सिर्फ इन दोनों के किस पर बात की? संबंध पे बात की। तो इसी के लिए इसका दूसरा ऑप्शन होगा स्तर 2 संबंध पे, स्तर 2 संबंध। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम रहती है? सबसे कम संभावना वाला बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 38-38 ऑप्शन देता हूं मैं। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। क्वेश्चन क्या था? गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम? प्रभाव न्यूनतम। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, नहीं, इसका परिणाम अच्छा आता है। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, यह भी एक अच्छा रिजल्ट है। छात्रों को गलत उत्तरों के पूरे हल देना, सबसे अच्छा उत्तर यही हमारा हो जाता है। किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो प्रतिपुष्ट की गुणवत्ता में वृद्धि, नहीं, सबसे पहले ध्यान देना है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो 38 का जो आंसर है वो होगा छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। 39 नंबर पे आते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को लिखने में बहुत टाइम लगेगा, आप देखेंगे भी नहीं, इसीलिए मैं बोल के करा देता हूं। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। जिन बच्चों ने क्लास ली थी उनको मैंने बताया था कि गणित में संस्कृति, कल्चर का कोई रोल नहीं है। गणित के ज्ञान में हमारी संस्कृति, धर्म, जाति, विशेष, इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। तो संस्कृति का क्वेश्चन आ गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अधिगम के विषय में गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति, जात, बात, धर्म, विशेष का कोई स्थान नहीं है। इसलिए यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, कथन सत्य नहीं है। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं इसमें। फिर कहा जाता है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या बिल्कुल होता है। 2 और 2 4, 2 भी पूर्ण था, 2 भी पूर्ण था, 4 भी पूर्ण है। 1 और 3, 1 भी पूर्ण, 2 भी पूर्ण, जोड़ा तो 3 भी पूर्ण, बिल्कुल कथन सत्य है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। क्रम विनिमय गुण, नहीं, लेन देन का गुण नहीं है। साहचर्य गुण, योग का गुण, बिल्कुल सही, साहचर्य इसका आंसर होगा, साहचर्य गुण। 41 नंबर पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, परिकलन में
परिशत। अब देखो है तो ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैंने कहा ना कि सभी ऑप्शन में जो सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा सटीक होता है वो लेते हैं। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, ये तो मकसद ही होता है रोजगार के लिए तैयार करना। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना। देखिए प्राथमिक स्तर पे किसी को प्रौद्योगिकी और सीधे कलेक्टर नहीं बनाया जाता है, प्राथमिक स्तर पे उसको सिर्फ ज्ञान देना होता है और अनुभव देने होते हैं कि आगे चल के उन अनुभवों पे वो काम करना शुरू करे। तो चौथा ऑप्शन कहता है गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, यानी कि जिन चीज़ों को हम मैथ में पढ़ते हैं उसको हम अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं, जैसे मार्केट में गए, खरीदा, बेचा, कितना फायदा, कितना नुकसान, इन चीज़ों का ज्ञान बताना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। क्वेश्चन नंबर 42, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? प्राथमिक स्तर पर यानी कि आप देखते हैं 5 से नीचे वाली क्लासेस की बात अगर की जाए, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य ढूंढना है। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाए, सबसे सटीक आंसर है कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। जब समझ ही नहीं होगी संख्याओं का तो ज्ञान कहाँ से आएगा? बी कह रहा है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। लिखना अनुक्रम में अभी जरूरी नहीं है, ये प्राथमिक स्तर पर जो कहा जा रहा है पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य है, अभी तो सिखाना है ना आपको। सी ऑप्शन कह रहा है गणना से पहले संख्याओं के संख्या के रूप में लिखना सिखाना चाहिए, गणना बाद में, पहले लिखना सिखाना चाहिए, ये भी सटीक कह रहा है। लेकिन सबसे सटीक की बात की जाए, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए और डी। 42 नंबर में है हमारा ऑप्शन ए व डी। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से अत्यंत उपयुक्त है। किंजिनियर छड़ें, जियोबोर्ड, चार्ट संख्या, गिनतारा नहीं। क्रिंजियनरे छड़ें जो हमारी होती हैं भिन्न x/y के रूप में जो पढ़ानी होती हैं, उनको कट करना होता है कि 1/2 भाग में कट करें, 3/4 भाग में कट करें, बड़ी बड़ी छड़ों के बारे में पढ़ाना जो होता है। तो इसका आंसर है हमारा तीसरा, किंजिनियर छड़े। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, गणित के नेचर ऑफ मैथ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको पहचानना है। पहला कह रहा है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। गणितीय स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो कल्पना की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सत्य। गणित कल्पनाओं में नहीं होती है, सटीक होती है, इसका हल सटीक होता है, इसके परिणाम एकदम सटीक होते हैं। गणित में विचारों को सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे वही संख्या किसी और जगह पे जाके कुछ और बोली जाती है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल सबसे महत्वपूर्ण है, इन तीनों को नहीं कट कर सकते हैं। तो पहला आंसर है कि गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, यह आंसर सत्य नहीं है। 44 का पहला कि गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। आते हैं 45 नंबर पे, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थी में त्रिविम विवेचन दिक स्थान की समझ विकसित में होने की सर्वाधिक संभावना है? त्रिविम विवेचन संभावना, ऑप्शन कह रहा है सुडोकू पहेली। त्रिविम मतलब कि एक कहते हैं ना किसी पहेली को सॉल्व करना, किसी चीज को बहुत गहराई से कई एंगल से लेकर के सॉल्व करना, 3 तरीके की, जैसे कोई एक गेम हो गया, उन चीजों पे बात होती है। सुडोकू पहेली को हल करना। चौपड़ आकृतियों को पहचानना, बिल्कुल सही। चौपड़ आकृतियां जो होती हैं उनको पहचानना, जिनको आप लोग अपने मैथ में पढ़ते हैं, आकृतियों को गिनना, काटना, सहेजना, ये यहाँ से मोड़ दी जाए तो कैसी होगी, ये चीज जो हमारी कहलाती है त्रिविम विवेचन कहलाता है, दिक स्थान कहलाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। फिर 46 नंबर कह रहा है शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि 2 आकृतियों के परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल कभी समान नहीं होगा, ये कहने की बात है सिर्फ।
पहला कथन है यदि दो आकृतियों के परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, नहीं होगा। अब खुद का तो हो सकता है लेकिन दो आकृतियों का एक साथ नहीं होगा। जैसे मान लो एक वर्ग लेता हूं मैं, वर्ग में 4 4 4 और 4, परिमाप इसका जो हो गया 4 4 8 4 12 4 16, तो परिमाप कितना आ गया 16। और क्षेत्रफल अगर इसका निकालें तो ये a हो गया, a का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बराबर, ये तो हो सकता है, खुद की आकृति पे हो सकता है। लेकिन अगर इसी को आयत बना दिया जाए और आयत का परिमाप 16 अगर हम रखना चाहें या क्षेत्रफल 16 रखना चाहें तो हमें ये 8 गुणा 2 रखना पड़ेगा, और ये 8 और 2 8 8 16, 16 और 4 20, इसका परिमाप बदल जाएगा, बराबर नहीं हो सकते। दूसरा कह रहा है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, नहीं होता है। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, वर्ग में, परिमाप सिर्फ सिंबल फॉर्म में होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, बहुत सही। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप पर निर्धारित करता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इसका आकार ही इसके परिमाप को बताएगा, इनका आकार ही, इनके द्वारा घेरे गए स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं और एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी को परिमाप कहते हैं। तो यही ऑप्शन सही है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। निम्नलिखित में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? एक संख्या 3 न्यूमेरिकल डिजिट 3 का सही प्रयोग सार्थक कहाँ पे हुआ है? क्रम सूचक भाव में हुआ है। क्रम सूचक भाव में समझिएगा, इस घर में 3 कमरे हैं, कौन सा आगे है कौन सा पीछे है नहीं पता, दाएं है बाएं है, तीनों ऐसे ऐसे हैं, तीनों ऐसे ऐसे हैं, कुछ नहीं पता। घर में 3 कमरे हैं, ऊपर है कि नीचे कुछ नहीं पता। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, प्रत्येक समूह में तो समूह कितने हैं नहीं पता। इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं, जहां समूह हो जाता है वहां कभी भी हमारा आंसर जो है श्रेणीबद्ध नहीं होता है, क्रम सूचक भाव में नहीं होता है। चौथी लाइन कह रही है मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूं। आप खुद फील करें, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूं। 3री मंजिल पर रहने का मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बिल्कुल क्रम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3री पे, तो यही ऑप्शन है इसका 47 का। मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूं। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के लिए संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। त्रिभुज की जानकारी बच्चे को देनी है, किस लाइन में आपको सही संबंध दिखाई दे रहा है? संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज की प्रस्तुत कराने चाहिए। समबाहु आसान सा होता है, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं कि भाई लो तीनों भुजाएं बराबर, ए, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, बड़ा इजी सा। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? नहीं, ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। त्रिभुज कहा है ना, तो पर्टिकुलर समबाहु, समबाहु तो उसका एक अलग तरीका है, एक अलग शेप है उसकी, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ त्रिभुज की अवधारणा में समबाहु ही हो। अगर समबाहु से ही त्रिभुज की अवधारणा होती तो इसने समबाहु त्रिभुज लिखा होता, इसने त्रिभुज लिखा हुआ है। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रस्तुत करना चाहिए और अन्य आकृति भी प्रस्तुत करो, तभी तो पता लगेगा ना कि त्रिभुज कौन सा है, चतुर्भुज कौन सा है, वृत्त कौन सा है। जब अन्य आकृति पता ही नहीं है, सिर्फ त्रिभुज ही त्रिभुज पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसको अंतर कैसे पता लगेगा कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, षटभुज, कैसे पता लगेगा? अगला कह रहा है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए, यही हमारा आंसर है। और चौथा कह रहा है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए। ठीक है, परिभाषा दे दी, लेकिन सबसे पहले आप चित्र भी तो बना के दिखाएं कि यही त्रिभुज है। परिभाषा तब समझ में आती है जब चित्र सामने होता है। 49 नंबर, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं, भिन्न रेशियो सबसे बड़ी चीज है, उसको प्राथमिक स्तर से ही देना चाहिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए।
क्यों ऋणात्मक और धनात्मक सभी देना चाहिए। संख्या इंटीजर नंबर के बारे में क्या हम एक लेवल बताएंगे कि क्लास 2 के बाद ही इंटीजर नंबर पढ़ाया जाएगा। नंबर जब पढ़ाया जाएगा तब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की शिक्षा ज्ञान देना पड़ेगा आपको। उसके लिए कोई क्लास डिवाइडेशन नहीं है कि 8 क्लास में आओगे तब माइनस वाली संख्याएं पढ़ाएंगे, तो इसलिए कथन गलत है। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर नहीं, किसी भी मैथ की चीज को बांटना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमेशा से ही देना चाहिए, उच्च प्राथमिक निम्न प्राथमिक नहीं होना चाहिए। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जाए, क्योंकि बीजगणित से कैलकुलेशन पैदा होता है, प्लस माइनस जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब हमें करना पड़ता है। इन चीज़ों का हमें नॉलेज बचपन से ही देना चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है और यही हमारा आंसर है। अब देखो फिर सवाल स्टार्ट हो गया न्यूमेरिकल। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। अगर क्रमागत संख्याएं होती हैं तो योग को हम 5 से भाग करते हैं तो औसत मिल जाता है। और 5 क्रमागत संख्याएं अगर कोई भी है, मैंने मान लिया, और उनका अगर योग 20 है तो उनका औसत कितना हो जाएगा 4। बीच वाली संख्या 4 क्योंकि औसत बीच में होता है। तो पहली संख्या 1 2 3 4 2 3 4 5 6, पांचों संख्याएं आ गई, औसत बीच में है। जोड़िए 3 2 5 4 9 5 14 6 20, यही संख्या आ गई। तो आपसे ये कहा जा रहा है प्रथम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। 3 2 5 और 4 9 होगा। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का दुगना 5 गुना है। यहां होता है भाजक, यहां होता है भागफल और यहां होता है शेषफल। तो देखो क्या दिया गया है, 5 गुना है और शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 है, ये 5 है, कह रहा है कि भाजक भागफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या ज्ञात करें। अब मुझे एक बात बताइए, ये दोनों क्या है, दुगने का रिलेशन है, और शेषफल का ये कितना है, दुगना है। शेषफल का दुगना अगर ये है तो ये कितना है 10। इसका ये अगर 5 गुना है तो 10 अगर 5 गुना है तो ये कितना आ जाएगा 2। तो इसकी इससे गुणा करेंगे और ये जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 10 की 2 से गुणा करेंगे 20 और शेषफल 5 बराबर 25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक भिन्न दी गई है, इसमें से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न की बात की जा रही है। देखिए इसमें कहा जा रहा है 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। पहली चीज देखिए, इनमें सब में 1 का डिफरेंस है, 1 का, इसमें 2 का। ये तो सबसे छोटी हो गई, जरूरत ही नहीं है, जिसके बीच में गैप बड़ा वो छोटी हो जाती है। 6 को अगर हम 5 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 6 8 48, लगभग 0.80 या 84 के करीब जाएगा। 3 को 7 से डिवाइड करें तो 7 चौक 28 और 5 20, ये जाएगा। 1/2 को हम कहते हैं 0.50 और 2/3 को हम क्या लिखेंगे, 3 छाक 18, 3 छाक 18, 0.666 चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। अब बताओ सबसे बड़ी कौन सी है, मुझे तो ये दिखाई दे रही है फर्स्ट। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/6 और 3/4। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रफल से रिलेटेड है। एक वर्ग को एक तार के रूप में, एक तार को 144 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। एक तार बनाया गया है जो कि वर्ग के रूप में बनाया गया है। देखिए ध्यान से, एक वर्ग के रूप में तार, वर्ग के रूप में तार, ये 144 सेंटीमीटर। आप जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है, a² बराबर 144, तो a बराबर 12, अंडर रूट 144 और a बराबर 12, तो भुजा तो आ गई 12।
अब कहा जा रहा है इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो कितना। देखो अगर मैं यहाँ से इस तार को तोड़ लूँ और इसको सीधा कर लूँ, इस वाले को उठा के ऐसे लेता चला जाऊँ, इस वाले पार्ट को उठा के इधर सीधा कर दूँ, इस वाले को इधर सीधा कर लूँ, तो मुझे एक तार मिल जाएगा। उस तार की लंबाई पता है कितनी होगी? 12, 12 24, 12 36 और 12 48। अब इसे मोड़ के मैं एक आयत बना दूं जिसमें आयत में 16 मीटर लंबाई कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो 16 मीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। अब ये बताओ 16 16 32, 48 में से 32 तो लंबाई ने ले लिया, बचा कितना? 16। अब इस 16 को दो जगह देना है बराबर बराबर, एक चौड़ाई यहाँ एक चौड़ाई यहाँ, तो 2 से भाग करेंगे तो 8, ये आ गया 8, ये आ गया 8, और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल L इंटू बी बराबर 16 गुणा 8 बराबर 128 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर में। इसका भी आंसर आ गया 128। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का जो है 19वां स्थान। अच्छा हम यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ से देखा गया तो भी 19वां, यानी कि इससे पहले कितने? 18। पीछे से देखा गया तब भी इसका 19वां आया, यानी कि इधर भी कितने? 18। तो 18 18 36 और एक ये कितने हो गए? 37 विद्यार्थी। ठीक है भाई, इधर से ये 19वां है तो इससे आगे कितने होंगे? 18, और पीछे से भी ये 19वां है तो पीछे कितने होंगे? 18 18 18 36 और एक ये 37। 55 नंबर क्वेश्चन, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:03 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:30 AM से 15 मिनट पहले, तो 15 मिनट पहले का मतलब कि 8:15 पे पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। आधा घंटे यानी कि बाद इसका सहकर्मी पहुंचा तो वो 8:45 पे पहुंचा। जो गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा था, ये वाला बंदा जो है ना, ये 40 मिनट की देरी से पहुंचा था, तो गोष्ठी का टाइम क्या होना चाहिए? 8:05। तीसरा ऑप्शन सही है कि 8:05 AM पे। अब आता है एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि 1x1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को 1x1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि क्षेत्रफल 48 ही रहे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, इसके फैक्टर कर लेना जितने हो जाए। 1 इंटू 48 एक ये होगा, 2 इंटू 24 ये होगा, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, 6 इंटू 8 अब होगा ही नहीं। तो टोटल कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आएगा इसका? 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कुछ चीजें खरीदी बेची गई हैं, उनका ब्यौरा दिया गया है, उनको सॉल्व करते हैं। क्रेयॉन का एक पैकेट 15.50। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन लिया तो उसने कितने रुपए खर्च किए? 15.50। पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपए का है और 2 पेंसिल के पैकेट लिए हैं तो 28 रुपए। स्केच पेन का एक पैकेट 22 साढ़े 22 रुपए का है, तो एक पैकेट स्केच 22.5 का ये भी हो गया 22.50। एक कैंची 17 रुपए की है और एक ही कैंची खरीदी गई है तो ये भी 17 रुपए की। एक रबड़ 2 रुपए की है और रबड़ खरीदी नहीं गई है, कोई बात नहीं है। चमकीले कागज की 5 सीटें
चमकीले कागज की 5 सीटें, तो चमकीले कागज की एक परत 2.5 रुपये की है, तो 5 परत 12.5 रुपये की हो जाएंगी, 12.50। सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपये का है और एक ही पैक खरीदा गया है। 5 सीटें और एक पैकेट खरीदा गया, तो एक ये भी 5 रुपये का है। हम इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100.50। अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे, और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम अगर हम ना लगाएं तो हमें कंडीशन दी गई है। पहला ऑप्शन है 63, 54, 81, 72। सुनते रहना ध्यान से। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यानी कि 50 से अधिक है। 50 से अधिक ये सभी हैं, आंसर नहीं मिलेगा। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, यानी कि 60 और 80 के बीच में है। 60 और 80 के बीच में है, तो ये कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि ये 60 से छोटा है और ये 60 से बड़ा है। फिर कह रहा है इसके अंकों का योग 9 है, इसके भी अंकों का योग 9 है, इसके भी अंकों का योग है। अभी नहीं कर सकते आंसर। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो 63 आंसर। 63। एक 5 अंकों वाली संख्या के 100वें स्थान का अंक देखो, इसमें भी मैं आपको ऑप्शन देता हूं। सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड हुआ है। 49, 327, 83, 419, 42, 937 और 87, 649। अब सब समझते हैं। 5 अंकों वाली संख्या में सभी 5 की हैं। 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो देखो भाई किसका है। 100वें स्थान पे यहाँ 3 है और ये इसका 3/4 है। यहाँ पे 100वें स्थान पर 4 है, 3/4 नहीं है। 3/4 इसको अगर देखेंगे ना तो 3/4 3/4 हो रहा है, लेकिन ये 1/2 हो रहा है, तो आंसर कैंसिल। यहाँ पर देखिए ये तो इससे खुद छोटा हो रहा है, कैंसिल। यहाँ पर देखिए 6 जो है वो 8 का कितना है, तो 6/8 3/4। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आगे की शर्तों पे देखते हैं। और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। अब देखो क्या कह रहा है। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। तो देखिए ये यहाँ पर देखा जाए तो 2/3 हो रहा है। ये 10वें स्थान का 100वें से 2/3 है। ये भी देखेंगे तो 4 जो है वो 6 का 2/3 है। तो अभी भी हमें आंसर इस लाइन से भी नहीं मिला है। फिर कहा जा रहा है 10वें स्थान का अंक अपनी छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे 10वें स्थान का अंक इकाई दहाई ये रहा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 का क्या है ये वर्ग। तो यही आंसर है 87,649। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन पर, जो कि एक रेलगाड़ी से है। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है, और 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। आप मुझे एक बात बताओ,
यहाँ से अगर जस्ट 20 मिनट और प्लस हम आगे चलें तो बच जाता है 12, और 12 बजे क्या बन जाता है 31 मई। 31 मई, ये 20 मिनट जैसे ही चले 12 बजे तो ये आ गया 31 मई। और 31 मई से फिर 24 घंटे बाद क्या आता है 1 जून। ठीक है, रात 12 से 1 जून रात 12 बजे तक। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। अब देखिए यहां से 31 मई के बाद में ये रात 12 से फिर रात 12 तक 24 घंटे लग गए। 24 घंटे के बाद जून में भी 5 घंटे 15 मिनट, तो 24 और 5 29 घंटे 15 मिनट, और 20 मिनट ये चला था 23 से 12 बजे तक, तो ये 20 मिनट हो गया 29 घंटा 35 मिनट। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ ये PDF आपकी डाल दी जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि हमारा जूनियर लेवल का होता है। ओके, बाय।